हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात किया, आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत कर चुके हैं। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो बातें तो होती रहेंगी, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा पोर्सन है इसमें 25 नंबर का आपका हिंदी है, फिर 25 नंबर की इंग्लिश, फिर 25 नंबर का जीएस जीके और 25 नंबर का मैथ। ठीक है, तो देखिए फटाफट हम शुरुआत करते हैं। फालतू के बकवास नहीं, केवल क्वेश्चन और आंसर की हम बात करेंगे। यदि आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर लगाना है तो आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, आंसर दीजिए, बाद में मैं आंसर बताता ही हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आदरणीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त है। मतलब ये जो शब्द लिखा है आदरणीय, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। तो आदर प्लस नीय, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, मतलब जो नमस्ते है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसको लिखेंगे नम प्लस ते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि संदेशनी संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। मतलब संदेशनी मधुबन कूप भरे में अलंकार की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। मतलब अतिशयोक्ति अलंकार वह होता है जिसमें किसी बात को हम बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका डी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में बहुत क्या शब्द है। तो देखिए राम की जो गाय है ना वो बहुत काली है, तो इसमें काली गाय की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर ऊपर से हम बात करें विशेषता की तो ये भी विशेषता की बता, काली तो है लेकिन कैसी है, बहुत। तो ये हो गया आपका प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, इसमें कह रखा है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो विस्मय जो है वो आपका, एक मिनट, विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। क्वेश्चन नंबर 6 अंतस्थ व्यंजन है। देखिए अंतस्थ व्यंजन की यदि हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, ये रह व। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रखा कि अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ बताओ। तो अंधे की लाठी, भैया अंधे का वो एकमात्र सहारा होता है। अंधा किसके सहारे चलता है, लाठी के सहारे चलता है। तो एकमात्र सहारा क्वेश्चन नंबर 7 का भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है वह समास क्या कहलाता है। मतलब जो विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, रे, रा, री, रे, मे, पे, पर, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसको अगर हम लोप कर दें, खत्म कर दें, गायब कर दें तो हमारा समास हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मतलब मेघ किसे कहते हैं हम, बादल को। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पयोधी, ये जल का है, बाकी ये मेघ के पर्यायवाची हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रखा है कि उल्लास में कौन सा उपसर्ग है। जो उल्लास शब्द दिया है, देखिए उपसर्ग वो होता है जो वाक्य के शुरू में लगता है और शब्द के, और जो शब्द के लास्ट में लगता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो हमसे पूछ रखा है कि उल्लास में कौन सा उपसर्ग है। तो उत प्लस लास, ठीक है ना, ये उत जो है आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं तो 11 में कह रखा है कि निंदा का विलोम बताइए। निंदा का मतलब होता है दूसरे की बुराई करना, और इसका जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्तुति, यानी प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रखा है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। मतलब ये चारों में से 3 तत्सम है, एक तत्सम नहीं है, ये ही हमें ढूंढना कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आंख जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि ये तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब इंद्रियों को जीतने वाले के लिए कौन सा एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। मतलब जो समष्टि है इसका हमें विलोम शब्द बताना है। विपरीत का मतलब होता है विलोम। तो समष्टि के विलोम की यदि मैं बात करूं तो हो जाएगा वीएसटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 में कह रखा है निम्न में से पुल्लिंग है। मतलब ये जो 4 शब्द दिए हैं इनमें से एक पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो हमें जो है पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो हाथ कहते हैं ना, उसका हाथ पकड़ लिया। देखो आंख, आंख जल गई, फूट गई, नाक टेढ़ी हो गई, काली हो गई, मोटी हो गई, जीभ टूट गई, फूट गई, है ना। तो बोल के देख लेते हैं जिसमें पुल्लिंग का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रखा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जल से पग धोए। मतलब कहने का मतलब ये है, कभी ये कह रहा है
कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने पानी या परात से हाथ नहीं छुआ, लेकिन आंखों के नीर से यानी आंसुओं से ही पूरे पैर धो दिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं तो बात को बड़ा चढ़ाकर कह दिया है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रिक छंद का प्रकार है। मतलब छंद की यदि हम बात करें तो वार्णिक छंद होता, मात्रिक छंद होता। तो यहाँ से हमसे यही पूछ रहा है कि मात्रिक छंद कौन सा है, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो जो चौपाई है ये मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें कह रखा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक उदाहरण है किस चीज का। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये है भैया आपका एक लोकोक्ति। ठीक है, संत रैदास का ये वाक्य है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कह रखा हमसे कि द्विज शब्द के अर्थ हैं। मतलब जो द्विज शब्द है इसका अर्थ क्या है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ब्राह्मण भी होता, पक्षी भी होता, दांत भी होता, अर्थात ये सभी जो है द्विज के अर्थ हैं। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। मैंने उसे बहुत समझाया, फिर कोमा दे दिया, किंतु वह नहीं माना। तो भैया क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करूं तो ये संयुक्त वाक्य है, यानी किंतु परंतु जिस वाक्य में आता है, कोमा आता है, वो आपका संयुक्त उदाहरण हो जाता है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रखा है कि सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या। देखो, एक तो मूसलाधार शब्द दे दिया, दूसरा ऊपर से तेज शब्द दे दिया। ठीक है, तो यहीं पर आपकी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूं तो सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में कह रखा है कि तो पर बारो उर्वासी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी है उर्वशी समान। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो यदि मैं बात करूं तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में। और यमक अलंकार की यदि मैं बात करूं तो इसकी भी अपनी एक पहचान होती है। सभी अलंकारों की मैं जो है ट्रिक आपको बना दूंगा। यानी ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति में उर्वशी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, मतलब आवृत्ति हुई है, और तीनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकलता है। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि मोहन सोहन को डांटता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। मतलब मोहन सोहन को डांटता है, इस वाक्य में आपका कर्म कारक का हुआ है, यानी कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें, काला शब्द में भाववाचक संज्ञा बनेगा। मतलब ये जो काला शब्द है इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी काली माँ। कालिया नहीं होगा, काली माँ होगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। इसमें कह रखा है कि सम चतुर्भुज में कौन सा समान है। तो देखिए, चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं जिसकी। तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो 4 भुजाएं किसकी हैं, ब्रह्मा की। तो ये आपका जो है ब्रह्मा विष्णु, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास है। तो देखो, हिंदी तो हो गई अपनी खत्म। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कह रखा है चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। मतलब किस सेंटेंस में करेक्ट पंचुएटेड का प्रयोग हुआ है, मतलब विराम चिन्हों का, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि मैं बात करूं तो शैल वी रिज्यूम द मूवी। ठीक है ना, तो शैल का मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या शब्द के लिए, वो हम शुरू में लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नवाचक मतलब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसको पूरा करना है और इसमें हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। वाक्य क्या दिया है, द मैन वाज अब्जॉर्ब्ड हिज वर्क। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है अब्जॉर्ब, इसके बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 में कह रखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसी एक की स्पेलिंग सही है, बाकी 3 की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्यूरल। और क्यूरल की यदि हम बात करें तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है आपका झगड़ा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कह रखा है भाई, देख लीजिए जरा एक बार 29 को भी।
तो 29 में क्या रखा है, राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब ये जो वर्ड दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, ओडिसियस, इसका हमें अपोजिट मतलब विलोम शब्द बताना क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉरी ओडिसियस दिया है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दुसाहसी या निडर या दुष्ट। अब इसका जो विलोम होगा वो होगा टेमिड, इसका विलोम होगा टेमिड, और टिमिड का अर्थ होता है डरपोक या कायर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहा है कि राइट अपोजिट वर्ड, मतलब अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। इसमें भी हमें यही बताना है जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करूं तो डिलीजेंट का मतलब क्या होगा, लेजी। मतलब डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती और लेजी का मतलब होता है आलसी। ये एक दूसरे के विलोम है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या रखा है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना है। कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। और 31 की यदि मैं बात करूं तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। कैसे, ए वर्ड वर्ड्स इट्स नेट टू ले एक्स, ठीक है। तो इट्स का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में क्या रखा है कि choose the alternative which can be suited यानी substituted for the given words यानी sentence। ये जो वाक्य दिया है क्या कह रहा है इसमें सुन लीजिए, ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द कौन सा अर्थ प्रयुक्त होगा ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है। 32 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वन हु लिव्स इन स्कोलिशन। मतलब जो एकांत में रहना पसंद करता है वो कौन होगा, एकांतवासी यानी रैक्ल्यूश मतलब एकांतवासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 यानी 33वां, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब एडजेक्टिव का हमें प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। क्या, वे ऑलवेज गिव, वे हमेशा, ठीक है ना, क्लासरूम क्लीन, वे हमेशा क्लासरूम क्लीन रखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मतलब जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि मैं बात करूँ तो ए मतलब बी के साथ अपने की स्पेलिंग क्या आती है, अवर। वह अपने क्लासरूम को हमेशा साफ रखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये जो वर्ड दिया है आपका इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। मतलब एक तरह से हमसे सिनोनियम पूछ रहा है। और ये वर्ड क्या दिया, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एट्रोसिटी का अर्थ क्या होता है। एट्रोसिटी का अर्थ होता है बेरहमी या उत्पात या क्रूरता। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये मतलब वॉयलेंस। मतलब इसका अर्थ भी यही होता है यानी क्रूरता या उत्पात या बेरहमी। जो बात क्वेश्चन नंबर 34 में कही है वही बात क्वेश्चन नंबर 35 में कही है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी ये जो मॉडिफाई दिया है इसका हमें अर्थ बताना है कौन से में है। तो चार ऑप्शन में से यदि हम बात करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 35 में कि ये जो मॉडिफाई शब्द दिया है इसका अर्थ क्या होता है। मॉडिफाई का अर्थ होता है शांत करना या कम करना, और जो ये मॉडिफाई का अर्थ है शांत करना और कम करना वही आपका हो जाएगा एस यूज का, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ भी यही होता है शांत करना या कम करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कह रखा है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ओहो, मतलब हमें इंटरजेक्शन बताना, और ये मैंने आपको कई बार बता दिया, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 36 की तो जो एक्सलीमेट्रिस दिया है ये चिन्ह ओ, तो ये ही आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में कह रखा है आपसे कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम ही गिवन अल्टरनेटिव। ध्यान दीजिए थोड़ा गला खराब हो रहा है इसलिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार ये जो दिया है आपका किंग, किंग माने क्या होता है, राजा होता है। और यदि हम बात करें तो राजा के सिंहासन क्या बोलते हैं, थ्रोन बोलते हैं। यानी जैसे राजा का सिंहासन से संबंध है मतलब किंग का थ्रोन से संबंध है, वैसे ही राइडर का संबंध किसका होगा, ठीक है ये बताना। तो जो राइडर होता है वो होती है काठी, और इसका जो सोडल होता है उसको बैठना होता है। मतलब काठी पर कोई बैठने वाला होगा या ऐसा कह दो सवार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो इसमें ये कह रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द रूलर फ्रॉम
ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी साइलेंस द चीक्स ऑफ द डाइस, एड सेशन विद लाइन जूस, ठीक है ना, मैंगो। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 38 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब मैंगो। ये जो मैंगो दिया है ना, इसका हमें प्लूरल बताना है, तो मैंगो का जो जूस होता है, तो मैंगो माने एक आम और मैंगोज माने बहुत सारे आम। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या कह रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें क्वेश्चन टैग का हमें प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग किया जाएगा यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेल सेल बी, ठीक है, सेल बी। कैसे, सुनो, यदि हम बात करें यहाँ पर लेट अस हेल्प हिम दिया है, ठीक है ना, तो लेट को गायब कर देते हैं और हेल्प हिम इसके साथ आएगा सेल बी, यानी फ्यूचर में वाक्य पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं तो 40 में कह रखा है कि चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड, मतलब ये जो दिया है VENTNI, ये जो वर्ड दिया है इससे कौन सा वर्ड बनेगा इन स्पेलिंग से जिसका अपने में कोई एक अर्थ भी होता है। तो जो जमलेट वर्ड है इसकी यदि मैं बात करूं तो इसका सही अर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी इन्वेंट। और इन्वेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, मतलब शब्द भी बन गया और उसका अर्थ भी निकल गया, मतलब आविष्कार करना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या कह रखा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ए नाउन दैट suit द गिवन सेंटेंस, मतलब यहाँ पर कौन से नाउन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हमसे बात कर रहा है जो यहाँ पर दिया है। 41 की यदि मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दैट कैट्स आइज वर ब्लू, यानी जो बिल्ली है उसकी आंखें कैसी होती हैं, लाल, तो कैट, और बहुवचन हो जाएगा कैट्स, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कह रखा है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है आपको, सी विल बी अर्निंग टुमारो, अराइविंग है, सी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, यानी वह अगली सुबह जो है अपने हस्बैंड मतलब पति से मिलेगी या मिल रही होगी, ठीक है। तो ये वाक्य कौन से काल का है हमें यही बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। देखो, बिल दर्शाता है किसको, फ्यूचर को, और वी हम किस में लगाते हैं, कंटिन्यूस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य होगा 42 का, ऑप्शन नंबर ए राइट विल बी आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें कह रखा 43 में चूज द करेक्ट वर्ब, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन सी करेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी कैन ड्राइव दिस कार, यानी वह इस कार को ड्राइव कर सकती है, मतलब चला सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रखा चूज द करेक्ट वर्ब, इसमें वही कह रखा माई ब्रोदर, मेरा भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि माई ब्रोदर यानी मेरा भाई जो है वो यानी बैग्ड ए केक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी नहीं आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा, बिल ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में कह रखा फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट वाक्य दिया हुआ है, अब पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, ये तो भैया टेंस की बात है और हमें आना भी चाहिए, इतना नहीं आता तो फिर बेकार है, क्योंकि कक्षा 5-6 से हम जो है टेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं और हाई स्कूल इंटर में अपने टेंस को पढ़े भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, यानी दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ही बोथ ए लवली गिफ्ट फॉर मी, यानी उसने बहुत प्यारा गिफ्ट मेरे लिए खरीदा। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो 46 दिया है इसमें हमें अल्टरनेटिव का प्रयोग करना, मतलब उपयुक्त चिन्ह है। ये जो दिया है देयर इज ए गर्डल टू द गार्डन, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रखा है ये हम बात करते हैं। तो जो डिस्काउंट होगा उसका सही प्रयोग होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर ए डिसेंट। आगे बात कर रहे हैं, देखिए मैं ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाए। आपका जो टाइम लगता है वो मैथ में, क्योंकि मैथ को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने में अधिक समय लगता है, इसलिए
मैथ के लिए हमें समय बताना। देखिए इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो इतनी लंबी लंबी 2-2 3-3 घंटे की वीडियो देखे। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे से पहले ही 40-50-55 मिनट में, हाईएस्ट 50-55 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो जाना चाहिए। तो चलिए अगले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इसमें कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज रॉन्गली क्वाइटेड, मतलब ईडीएम की बात कर रहा है हमसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी टू स्टैंड वन ऑन वंस अदर लेग्स, यानी वह दूसरी टांग पर खड़ा हो रहा था, ठीक है। ये आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या रखा, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम फॉर द सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो देखिए आर्टिकल की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिकल डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं। 48 में क्या कह रखा है जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। इसमें क्या रखा है कि द बस इज लेट बाई आवर्स, बाई एन आवर्स, यानी आवर्स है तो आवर्स के साथ बोबिल का प्रयोग होगा, और बोबिल है आवर्स यानी एच साइलेंट होता है, आवर्स बोलते हैं तो एन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है 49-50 में दोनों को निपटा देते हैं एक साथ में, यानी द फेमेनाइन जेंडर ऑफ द विनस, मतलब ये जो वेन्यू दिया है वेन्यू, ठीक है ना, इसका हमें फेमेनाइन जेंडर मतलब हमें स्त्रीलिंग बताना है। अब इसका कौन सा स्त्रीलिंग होगा ये आपको मैं समय दे रहा हूँ 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैली। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 में क्या रखा है हमसे कि ये है 50, दिख नहीं रहा था, लो अब दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको देना है और ये कमेंट बॉक्स में बता देना कि 50 का आंसर क्या होगा। अगले वाक्य की यदि हम बात करें तो अब जीके का सेशन हमारा शुरू हो गया। देखिए 22 मिनट में 50 क्वेश्चन खत्म कर दिए मैंने, 25 हिंदी के, 25 अंग्रेजी के। इससे तेज, इससे सुपर फास्ट और क्या करेंगे आप, ठीक है। आपको खुद से आंसर लगाना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 51 शुरू कर दिया तो आप वीडियो को रोक दीजिए और आप पढ़ कर इसका आंसर लगा दीजिए, अन्य मैं तो फिर लगा ही देता हूँ, बाद में वीडियो चालू करो और आप आंसर चेक कर लो राइट है या रॉन्ग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की, मतलब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब करी, क्वेश्चन नंबर 51 में हमें ये बताना है। तो 1919 में की थी। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो भारत से होकर गुजरने वाली रेखा की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में कह रखा है कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। जो सरकारी बजट होता है उसे पेश करने की तारीख जो तय करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई की यदि मैं बात करूं तो जूल होता है, कई बार प्रश्न आ गया है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीरा कुमार। मीरा कुमार कह दो, मीरा कुमारी कह दो, मतलब मीरा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है डोगरी भाषा बोली जाती है, मतलब ये जो डोगरी भाषा है ये भारत के कौन से प्रदेश में बोली जाती है ये हमें बताना है। तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आगे कह रखा है 57 निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है, मतलब पूर्णतः जड़ परजीवी के उदाहरण की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 57 की तो ओरोवेंज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य की यदि मैं बात करूं तो ये जमाली, जो कि उनके दामाद थे, प्रथम शिष्य थे जमाली। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस आंदोलन का नाम हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल कुर्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि हम बात करें तो 60 में कह रखा है कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो गिर नेशनल पार्क की यदि हम बात करूं
तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुजरात में। गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं, या गिर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये सब गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रखा, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। मतलब कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके द्वारा की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया, और संयुक्त अधिवेशन मतलब बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी उत्तल लेंस कह दो या अवतल लेंस कह दो, ये किसके उदाहरण है, तो ये भैया गोलीय दर्पण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। भारत, अच्छा भाई कहाँ से आ गया है तू। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रखा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। मतलब जो अपना भारत देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, हमसे ये पूछ रहा है। तो 1945 में बना। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल का पड़ोसी कौन है भैया, सिक्किम भी है और बिहार है क्या। हाँ सिक्किम है और बिहार भी जो है नेपाल का पड़ोसी राज्य है अपना भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो 65 और 66 दोनों एक बार में निपटा देते हैं। इसमें कह रखा है 65 में कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 की यदि हम बात करें तो 66 में हमसे कह रखा है कि मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी। मतलब मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो किस मुगल शासक ने शुरू की थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो भैया अकबर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रखा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। तो देखो जो विनोबा भावे थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसकी हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा 1940, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे कह रखा किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। मतलब किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकट दूरी होती है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के नजदीक दूरी या सबसे कम दूरी कब होती है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में। तो ये तो बहुत अच्छा और हल्का क्वेश्चन है। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो भैया नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है और पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी भी है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आगे हम बात कर रहे हैं 70वें क्वेश्चन की। 70 में कह रखा है मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है ये हमें बताना है 70 में। तो भैया सबको पता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया को ही हम जो है यूरेन यानी पेशाब। आगे क्वेश्चन नंबर 70 की यदि मैं बात करूँ 71 की, तो 71 में कह रहा है कि क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये जो है आपका कथा साहित्य में दिया जाता है, यानी फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रखा, हमसे कह रखा ओमान की राजधानी कहाँ पर है। यानी ओमान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है या कहाँ पर है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 की यदि मैं बात करूँ तो ओमान की राजधानी आपकी है मस्कट में। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में कह रखा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। मतलब जो काकोरी केस हुआ था जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन भी बोल देते हैं, या काकोरी में जो रेल की लूटपाट की थी लखनऊ से पहले पड़ता है, ये कब की थी। तो भैया ये की थी आपकी 1925 में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां वगैरह ये लोग थे और इनको फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इसमें कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, मणिपुर नहीं करता है। बाकी आपका मेघालय, त्रिपुरा, असम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, मणिपुर नहीं बनाता है। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही बनाता है भारत। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 में कह रखा है कि पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की याद में, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था।
उड़ीसा के कटक में। तो दोस्तों 29 मिनट हुए हैं, चलो 30 रख लो, 29-30 मिनट में 75 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब बाकी 20-25 मिनट लगेंगे आपका मैथ को सोल्व करने में। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मैथ का यानी गणित का हमारा इस प्रकार दे रखा, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं इसे हल करता हूँ, लेकिन 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा है, आप भी इसको हल कीजिए। तो हमारा जो मैथ का पहला क्वेश्चन है यानी गणित का, वो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें कह रखा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रम से 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग हो जाए। मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो बतानी है हमें, जो 6, 8, 15, 20 से हम 25 से भाग दें तो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें जो संख्या दिया है 6, 8, 15, 20, 25, इसका लैसे निकाल दो। ठीक है, इसका लैसे निकाल दो, और जब आप लैसे निकालोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यानी 1200। ठीक है, 1200 नहीं, 10,200 ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। देखो कैसे करोगे, इस सब का लैसे निकालो, और लैसे निकालने के बाद जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है 10,000, यानी एक बना के जीरो लगा दो। ठीक है, और इसका लैसे निकल के आएगा 600। ठीक है, हाँ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 77 की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैसे निकालना, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 है तथा उनमें से एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी दूसरी संख्या का हमें नहीं पता दूसरी संख्या क्या होगी। हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, हमने दूसरी संख्या मान ली आपकी x, यानी जो दूसरी संख्या है ये हमने क्या मान ली x। अब हमसे क्या कह रखा है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल क्या है, वो ये दे रखा है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल ये है, इनमें से एक संख्या ये दे रखी है। तो गुणनफल निकाल लो भैया। गुणनफल कैसे करेंगे हम करेंगे, एक संख्या तो ये दी है इन्होंने, क्या मतलब एक संख्या ये दी है 3 सही 3/8, मतलब 3 सही 3/8, और गुणा दूसरी संख्या हमने क्या मानी है x, और वो कह दिया इनका गुणनफल जो है वो ये है 19 सही 1/2, मतलब कितना है 19 सही 1/2। अब देखो कैसे करूँगा, 8 या 24, 24 और 3 कितना हो गया आपका 24, 8 या 24, 24 और 3 हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा ना। 8 या 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। ये हो गया 27/8 गुणा x बराबर, ये कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2। x तो रख लो इधर ही। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी ये बनेगी यानी 39/2। ठीक है, और गुणा ये उल्टा पलट जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 8/27। ठीक है, 8/27। अब इसकी जोड़ घटा गुणा भाग कर लो, 2 एकन 2, 2 चौक 8। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा 13 एकन 13, मतलब 3 नम 27, और 13 तिया 39, और 13 चौका 52, मतलब ये हो जाएगा 52 नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमसे दूसरी संख्या पूछ लिया था, दूसरी संख्या कितनी आएगी 52/9, और 52/9 यदि हम बात करें तो 9 से जब मैं इसे भाग दूंगा 52/9 को तो क्या हो जाएगा, भाग देने के बाद 9 पंजे 45, और भाग यानी शेष बचेगा 7, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 5 सही 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ये दिख रहा है आपको ऑप्शन 77 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है एक आयत का परिमाप 198 मीटर है, यदि उसकी भुजा 4:5 का अनुपात में हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करें तो हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूँ तो 2, और यहाँ होता है लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। अब देखो हमें क्षेत्रफल तो इन्होंने दे रखा, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 198 परिमाप, यानी 198 हमें क्या दे रखा है इन्होंने, आयत का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल कह दो या परिमाप कह दो, बात एक ही है। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो ये दो ऐसे ही आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई की हम बात कर रखे हैं, तो हमें अनुपात दिया 4:5, तो 4x और 5x में मान लूंगा इसे, यानी 4x प्लस 5x। अब कितना हो गया, 198 बराबर 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। अब देखो 2 से इसे काट दूंगा, कितना हो जाएगा, 2 9 18, फिर बचेगा एक, कितना हो जाएगा, 2 9 18। ठीक है, अब ये इधर कितना बचा, 9x, 9 से काटूंगा तो 9 का 9, 9 का 9, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11। लेकिन आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया था हमने, ठीक है, यहाँ आप परिमाप लिख दो तो बेहतर रहेगा, आयत का परिमाप। ठीक है, अब हमसे पूछे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। x का मान ये आ गया, ये दिया है 4:5, तो कितना मान लूंगा मैं, यानी 4, और x की जगह कितना रख लूंगा, 11, और गुणा यहाँ पर आएगा गुणा, फिर है 5, तो 5 और x की जगह कितना रख लूंगा, 11, यानी 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। जब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद, नहीं गुणा है, गुणा, इनकी गुणा होगी, इनकी गुणा होगी 44 की और 55 की, जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 20 आंसर वर्ग मीटर में। ये देख लो कौन सा है, 24 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे क्या कह रखा है, देखो यानी 79, देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट 196 गुणा अंडर रूट 81 गुणा अंडर रूट 256 बटे अंडर रूट 49 गुणा अंडर रूट 16 गुणा अंडर रूट 16, इसको हम कैसे हल करेंगे देख लीजिए, मैं हल करके बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखो अंडर रूट 196 हम जानते हैं ये किसका वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, मतलब 14, और वहीं हम बात करें 81 किसका वर्ग है, ये 9 का है, 256 किसका वर्ग है, ये 16 का है। आगे इसी तरह से नीचे 49 किसका वर्ग है, 7 का, 16 किसका वर्ग है, 4 का, फिर 16 किसका वर्ग है, 4 का। देखो 4 एकन 4, 4 चौक 16, फिर इस वाले 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, अब 2 और 9, यानी 9 दूनी 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी राइट आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा, लो बड़ा लगा दो निशान। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो भैया इसके लिए हम मान लेंगे दो सम संख्याएं मान लेंगे, माना दो सम संख्या, माना दो सम संख्या, एक तो मान लो x, और दूसरी सम संख्या की यदि हम बात करेंगे तो उसमें कुछ जोड़ेंगे दो, जब भी तो सम बनेगी। तो एक तो हो गई x और एक हो गई x+2। अब हमसे वो कह दिया कि इनका जो मतलब गुणनफल है वो कितना, 1848, मतलब x गुणा x+2, और कितना हो गया 1848। क्या करना, इसकी गुणा इसमें कर दूंगा तो ये हो जाएगा x², इसकी गुणा इसमें कर दूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x, और बराबर ये कितना हो जाएगा 1848। ठीक है, अब जब मैं इसके टुकड़े करूंगा तो देखो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं अभी। ठीक है, वो लाइन ये आएगी, यानी ये हो जाएगा x² प्लस के 2x, और इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 1848। जब ये कह रहा है 1848 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका गुणनखंड करें तो 1848, और एक में से दूसरे को घटाएं तो कितना आवे, 2 आवे। तो ऐसे टुकड़ों की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 44 और 42। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आप यदि हल करोगे तो ये बनेगा x माइनस के 42 और x प्लस के 44, ये बनेगा और बराबर आ जाएगा 0। अब प्लस वाला तो हम छोड़ देते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं, x माइनस 42 बराबर 0, और x बराबर कितना आ गया 42, तो x का मान 42 आ गया। हमसे पूछ लिया था संख्या, हमने संख्या क्या मानी थी, संख्या मानी थी हमने, देखो एक x मानी थी और एक x+2 मानी थी, तो x का मान कितना आ गया 42 आ गया, और x+2 मतलब 42 और 2 जोड़ देंगे तो 44, यही हमारा आंसर है 42 और 44। देख लो कहाँ है, अच्छा ये आंसर नहीं है, वो हमसे कह दिया इन दोनों का योग बताओ कितना होगा, यानी उन संख्याओं का योग। अब 42 और 44 जोड़ दो तो जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा 86,
ये आंसर है 86, ठीक है ना, इसे हटा दो, ये 86 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या कह रखा है, देखो इसमें कह रखा है 81 में कि निशा अपने घर से स्कूल के लिए 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में पहुंच जाती है। घर से स्कूल की दूरी, अरे स्कूल की दूरी बतानी है तो दूरी का मतलब क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी का मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 81 की मैं बात करूं, चाल गुणा समय। चाल हमें कितनी दी है, चाल दी है 18, नहीं 1 है, चाल गुणा समय। चाल कितनी दी है, 1.8, और समय कितना लग रहा है आपका 3 घंटे, तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 18 तिया 54, यानी 54 मतलब 5.4 किलोमीटर आ जाएगा, यही आंसर है। तो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की यदि मैं बात करूँ तो 82 में क्या कह रही है भैया, ये इन सब की गुणा करवा रही है, इन सब की गुणा करवा रहा है। तो कैसा हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 की यदि मैं बात करूँ तो मतलब 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की यदि हम बात करें 83 की, तो इसमें कह रखा है कि 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, इन दोनों की गुणा करो और इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करके जो आंसर आए उसमें से इन दोनों की गुणा करके जो इसका आंसर है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, कुल मिलाकर के 2400 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। यदि वर्ग की भुजा 24 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा, देखो वर्ग की भुजा कितनी दी है 24 मीटर, ठीक है ना, कितनी दी है 24 मीटर। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहे हैं, भुजा की घात 2 मतलब ये दिया है 24 और 24 की घात 2 मतलब 24 का वर्ग, और 24 का वर्ग कितना होता है 576 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो कौन से में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है दो संख्याओं का जोड़ 340 तथा अंतर 70 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। मतलब जो दो संख्याएं दी हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो कितना दिया है, जोड़ मतलब संख्या मान लो, एक मान लो x, एक मान लो y, जोड़ कितना दिया है इनका 340, फिर वो कह रही है अंतर कितना है इनका 70, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 70। लो इन्हें काट दो, जोड़ने पर कटेंगी तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और 340 और 70 कितना हो जाएगा, 340 और 70 की यदि मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा ये 2x हो गया, ये हो जाएगा आपका 410, और जब 410 को मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x का मान 205, 205 हो गया। अब एक संख्या तो ये आ गई 205, दूसरी संख्या क्या रखा है, यहाँ पर हम y का x का मान रख देंगे, तो मतलब यहाँ रखूंगा मैं 205 प्लस वाई बराबर 340। अब ये x का मान इधर जाकर घट जाएगा, यानी 340 में से हम 205 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 135, और दोनों संख्या पूछा था, एक तो आ गई है 205, एक आ गई 135, बस आंसर हो जाएगा, मतलब 205 और 135, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रखा है दो संख्याओं का लेस है और मैस है, क्रमशः 4125 और 25 है, उन संख्याओं एक संख्या ये दे रखी है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो भाई हम इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 को हम जानते हैं कि दो संख्या दी है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, ये होता है मैस है और गुणा लेस है, ठीक है। बस इस फार्मूले में रख दो और आपका काम फिट हो जाएगा, ठीक है। यानी एक संख्या तो हमें दे दी इन्होंने कितनी 375, मतलब एक तो हो गया 375, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, इसे ऐसे चलन दो। लैसे और मैसे की हम बात करें तो मैसे कितना दिया है 25 और लैसे दिया है 4125, यानी 25 गुणा 4125। तो कहने का मतलब ये है, ये इसको काट पीट कर लो, जब हम काट पीट करेंगे इसकी तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरी संख्या की यदि मैं बात करूं तो 275, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 275, और यदि हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 86 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है, हमसे क्या कह रखा है इसमें
ये कह रखा है दो संख्याओं का लसागु में से इतना इतना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक या कम होगी, तो पहली संख्या से यही होगा 275, ठीक है। हाँ मतलब 100 से कम है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या कह रखा है, जरा इसको समझ लीजिए। 87 में कह रखा है कि एक वस्तु को 22,400 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, कुल कितने रुपए का लाभ होता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 87 में। देखो कुल लाभ की यदि मैं बात करूं तो पहले हमें जो है क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें निकालना है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए फार्मूला होता है, यानी विक्रय मूल्य और बटे में आ जाता है आपका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और गुणा यहाँ पर आ जाता है 100। विक्रय मूल्य की यदि मैं बात करूं तो कितने की बेची है इन्होंने, इन्होंने बेची है 22,400 की, मतलब 22,400। और लाभ कितने का बता रहा है वो 12% का, तो कितना हो जाएगा ये 112, 112। और गुणा कितना चल रहा है 100। जब 112 से मैं 22,400 काटूंगा तो कुल मिलाकर के मेरा 200 और 100 जीरो ये मतलब 20 और ये, तो कुल मिलाकर के मेरा आंसर आ जाएगा 20,000। 20,000 मतलब उसने जो वस्तु खरीदी थी वो 20,000 रुपये में खरीदी थी और 22,400 में उसने बेच दी, ठीक है। अब उसे लाभ कितने का हुआ, तो लाभ निकाल लो भैया, लाभ निकाल लो। मतलब खरीदी बेची कितनी थी 22,400 की, 22,400 की बेची थी और खरीदी कितने की थी 20,000 की, तो उसे लाभ कितने का हो गया 2,400 रुपये का लाभ हो गया। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रखा है एक भू संपत्ति का 4/5 भाग का मूल्य 1,680 रुपये है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखो भैया कोई भू संपत्ति है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उस भाग का जो मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 1,680। देखो क्या करूंगा, ये 1,680 है, 1,680 है, इसका हम निकालेंगे, इसका जो भाग निकालेंगे भू संपत्ति का एक भाग 4/5 है, तो मैं क्या काम करूंगा 4/5 से इसे भाग दे दूंगा, 4/5 से इसे भाग दे दूंगा, ठीक है। और यदि हम बात करें तो देखो 1,680 भाग का चिन्ह हटाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ और इन वाले चिन्हों को पलट दो। अब जब मैं इससे काटूंगा, ठीक है ना, तो कितना कटेगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420, 420 बार कटेगा और 420 को यदि मैं भाग दूंगा आपका मतलब जो है गुणा करूंगा किससे 5 से, तो कुल मिलाकर के मेरा 420 गुणा 5 यानी 2100 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना 420 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। अब हमसे ये कह रखा है कि उसका आधा भाग का मूल्य कितना होगा, अरे भैया 2100 का आधा कर दो, 2100 का आधा मतलब 2 से भाग दे दो और जब 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 1050। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं, देखो ये दिया है अंडर रूट यानी घन घन दिया है 4 सही 12/125। देखो कैसे करेंगे 125 की गुणा 4 में कर दो और 12 जोड़ दो, ठीक है ना। 125 की गुणा 4 में करेंगे और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 512। मतलब देखो यहाँ पर समझो ये हो जाएगा घन चल लिया है, मतलब 512 और बटे 125। हम जानते हैं क्या जानते हैं 512 किसका घन है 8 का, और ये किसका है 5 का, और जब इससे भाग दूंगा 5 एकन 5 5 एक सही, ये आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ है ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, एक सही 3/5, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 में कह रखा है हमसे कि यदि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु आज ज्ञात की जाती है जो 14 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु आज ज्ञात की जाती है जो 14 वर्ष है, बताइए कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो देखो भैया आज कितनी है 14 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, है ना। तो कुल आयु निकाल लो, यानी कुल योग, कुल योग, कुल योग कितना हो जाएगा, अरे 14 गुणा 5, 14×5 = 70। मतलब आज उनकी आयु जो है वो आयु टोटल आयु है कितनी है, टोटल आयु वो है आपकी 70। कुल निकाल लिया हमने। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 विद्यार्थियों की आयु निकाल लो, तो देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा
5 वर्ष बाद मतलब इस समय 70 है, और पाँचों की मैं 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं इन सबको जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 95। और हमें औसत निकालना है, कितने विद्यार्थी हैं, 5, और 5 से जब मैं भाग दूंगा तो 19 पंजे 95, यानी 19 वर्ष आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, ये हमें बताना। तो भैया क्या करना है इसमें, मान लो x मत पड़े थे, x का 54% से वो जीत गया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, यानी 54, 100 में से 54 घटा देंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 46। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम इसे कैसे करेंगे, यानी 54x, इससे वो जीत गया। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो जो हारा था उसे कितने मिले होंगे, 46x, यानी बटे में 100, और बराबर कुल यदि बात करें वो कितने से जीता, 640 से, तो बराबर हम 640 लेकर के यहाँ पर चलेंगे। अब जब इसको मैं हल करूंगा, ठीक है, तो कैसे हल करेंगे हम, दोनों का एलसीएम कितना चल रहा है, दोनों का एलसीएम 100 चल रहा है। 54 में से 46 घटा दो भैया, कितना बचेगा बताओ, 54 में से 46 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8x बचेगा, और बराबर ये चल रहा है 6400, सॉरी 640 है, ये नहीं है, 8 का 8, 8 अट्ठे 64, 80 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80, और इधर के 2 जीरो इधर लग जाएंगे, मतलब 8000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। 92 में ये कह रखा है कि दो राशियों का अनुपात 3:11 है, यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद क्या होगा। ठीक है ना, उत्तर पद 55 है तो पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला पद। ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, दो राशि है, मतलब हम ये जो अनुपात में दिया है इसे बटे में लिख लेंगे, 3/11 लिख लेंगे। ठीक है। अब इनका उत्तर पद कितना दिया है, 55 दिया है, तो पूर्व पद हमने मान लिया x। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, अब हम जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे 11x, इसकी गुणा इसमें कर देंगे 55 गुणा के 3, 11 कन 11, 11 पंजे 55, तो x बराबर कितना आएगा, 5 तिया 15, x का मान 15 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रखा है, 2110 लड्डू कुछ बालकों में बांटे गए, प्रत्येक बालक को उतने लड्डू दिए गए जितने की कुल बालक थे। यदि इस प्रकार 6 लड्डू की कमी पड़ जाती है तो बालकों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें ये बताना है। भाई x लड्डू थे और प्रत्येक को x लड्डू मिले, और लड्डुओं की संख्या कितनी दे रखी है, यानी 2110 लड्डू थे, कितने कम पड़े, 6 कम पड़े, अगर 6 और होते तो कमी पूरी हो जाती। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2110 में 6 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2116। अब हम जानते हैं, क्या जान सकते हैं हम इधर का जो x वाला स्क्वायर है ये इस पर चढ़ा देंगे, मतलब 2116, और यदि हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं, ये किसका वर्ग है, 46 गुणा 46। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल जाएगी 46, और 46 ही हमारा बालकों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कह रखा कि हरि ने किसी सामग्री को 8000 यानी 8425 रुपये में खरीदा और 875 लाभ प्राप्त किया, उस सामग्री का विक्रय मूल्य बताओ। अरे भाई विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, पहले क्रय मूल्य निकाल लो फिर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो इधर, देखो समझो, मैं करके दिखाता हूँ अभी ये सवाल आपको। क्वेश्चन नंबर 94, देखो भाई हरि ने किसी सामग्री को 8425 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा था, 8425 रुपये में खरीदा, कितने रुपए कमाए, 875, तो इसमें जोड़ दूंगा मैं 875 रुपये जोड़ दूंगा, इतने कमाए थे मतलब इतने में खरीदा था, इतने में कमाए, तो कितना हो गया, 5 और 5 जीरो, 7 और 2 9,
5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल लगा 1, यानी 9300 रुपये में उसने खरीदा था भैया। ठीक है, और हमसे यही पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में क्या कह रखा है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें कह रखा है 95 में यदि एक व्यक्ति 109 कारें इतने रुपए में खरीदता है तो एक कार कितने। अरे भैया इसमें क्या करना है, देखो टोटल कितने के 2 6 4 8 9 0 7 1, इतने रुपए में कितनी कारें खरीद रहा है 109। बस एक कार का मूल्य निकाल लो, इससे जब मैं इसे भाग दूंगा तो मेरा लगभग आंसर आ जाएगा 2 4 3 0 1, यानी कुल मिलाकर के 2 4 3 0 1 9, लगभग ये आंसर आ जाएगा। इससे भाग दे देना, अगर ज़्यादा बड़ी है तो फिलहाल मोबाइल की हेल्प ले लो, बाकी परीक्षा में मोबाइल जाता नहीं है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 109 से भाग दे देना, जो आंसर आए वही आपका आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो अगर तुम्हें लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, फालतू की बकवास और फालतू की कमेंट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा ये भी तो देखो कि मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो आपको यदि ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन की बटन यानी घंटी भी दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ एक बात और, क्लास को लाइक, चलो पहले लाइक कर दो, एक लाइक अभी करो, लाइक कर दो जल्दी, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो होगा बुरा, भला सोचो भला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27, शेषफल 15, तो भाज्य क्या होगा। देखो भैया इसमें हम जानते हैं, भाज्य की यदि मैं बात करूं तो हमसे भाज्य पूछ रहे आप, भाज्य क्या होता है। देखो जो भाज्य होता है इसके लिए एक फार्मूला होता है, भाज्य के लिए भागफल यानी भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस आ जाता है इसमें शेषफल। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो भाजक कितना दिया है 23 और भागफल कितना दिया है 27। देखो मतलब भागफल भाजक 23, भागफल 27 और शेषफल कितना दिया है 15। तो मैं कैसे करूंगा इसे मैं लिख दूंगा 23 गुणा 27 प्लस 15, 23 गुणा 27 प्लस 15, इन दोनों की गुणा करके 15 जोड़ दो, इन दोनों की गुणा करके जब आप 15 जोड़ दोगे तो 636 आंसर आ जाएगा। अब गुणा भाग भी नहीं सिखाऊं क्या, इतना तो आता ही होगा आपसे यार दोस्त, कैसी बात करते हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 97, 97, 64 गुणा 10 सही 8/3, इनकी गुणा कर लेना। 51 गुणा 12 सही 5/17, इनकी गुणा कर लेना। जो इसकी गुणा आए उन दोनों को आपस में जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। भारी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। 98 में कह रखा है कि एक कक्षा में 83% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 249 हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हमें बताना। देखो कैसे होगा ये, यदि हम बात करें मान लेंगे, माना कुल छात्र यानी टोटल छात्र हमने x मान लिए। अब ये कह दिया जो x है इसमें से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, वो आपके उत्तीर्ण हुए हैं 83%। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम, यानी x का 83% उत्तीर्ण हुए और इनकी संख्या कितनी दे रखी है इन्होंने 249, 249 कैसे करूँगा, x गुणा 83 है, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ बराबर 249, 249 यहाँ लिख देता हूँ। ये भाग में चल गया, गुणा में पहुंच जाएगा, मतलब x गुणा 83 बराबर 249, 249, 2 जीरो लग जाएंगे भैया। 83 से जब मैं 249 डबल जीरो मतलब 2000, मतलब 24,900 को जब मैं 83 से भाग दूंगा तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। भाग देने पर भाग दे देंगे 83 से तो लगभग 300 के आसपास आएगा।
x का मान 300 आएगा, और 300 हमारा ऑप्शन में दे भी रखा है। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 की यदि हम बात करें तो दे रखा है 4x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इतना 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 इतना। देखो इसमें क्या करना, कुछ भी भारी नहीं है। आप सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट यानी ये हल करेंगे, इसको हल करने के बाद फिर ये हल करेंगे, फिर ये हल करेंगे, और लास्ट में इसको हल कर देंगे। सरलीकरण का सवाल है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, आप लोग कर लेना। बिल्कुल कुछ भी इसमें भारी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर